पत्रकारिता और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। आपने पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में कदम रखा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जब तक आप सामाजिक रूप से सरोकारी नहीं होंगे तो अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। पत्रकार बनाए नहीं जाते, पत्रकार पैदा होते। पत्रकार के नाते मध्य प्रदेश सरकार का जो कामकाज है उसे कैसा देखते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में ददुआ गैंग से लेकर रीवा से लेकर चंबल तक कहीं भी कोई भी लिस्टेड गैंग आज नहीं है। तो बेटियों पर गलत नज़र डालने वाले, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई आज प्रदेश में हो रही है। तो एक कानून का राज, कानून का डर इस प्रदेश में पैदा हुआ है। पत्रकार और राजनीतिक नजरिए से विपक्ष की भूमिका पर क्या कहना चाहिए? राजनीति में एक मुश्किल हो गई है, मैं कहूँगा तो थोड़ा कड़वा लगेगा। नरसिंह राव जी की सरकार थी, लेकिन नरसिंह राव जी को लगा कि अटल जी ही विदेश में जाके भारत का पक्ष रख सकते हैं संकट के काल में, तो अटल जी को दूत बना के भेजा। विपक्ष के नेता थे। आज चाइना के बॉर्डर पे हमारी सेना जूझती है और हमारे देश का जिम्मेदार नेता कहता है कि हमारी सेना पिट रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज आइकॉन है पूरे वर्ल्ड के मोदी जी, और वो आइकॉन अगर मध्य प्रदेश जितनी बार आता है उतनी बार हमको लाभ होगा। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज बनकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता से जिसने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता क्षेत्र से की, जिसके बाद वो अचानक राजनीति में आ गए। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस राजनेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता लोकेंद्र पारासर की, जो आज भाजपा में प्रदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले लोकेंद्र पारासर भाजपा के मीडिया प्रभारी थे। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं भाजपा नेता लोकेंद्र पारासर से और चर्चा करते हैं उनसे उनके राजनीतिक सफर और आने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर। सवालों की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता लोकेंद्र पारासर जी। सबसे पहले लोकेंद्र जी, मैं आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आचरण से मेरा गहरा नाता है, बरसों पुराना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल है कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। आपने पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में कदम रखा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? देखो, सबकी डेस्टिनी तय है जीवन में। राजनीति और पत्रकारिता दोनों ही सार्वजनिक जीवन के काम हैं। पत्रकारिता भी जब तक आप सामाजिक रूप से सरोकारी नहीं होंगे तो अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। पत्रकारों के बारे में हमेशा कहता हूँ कि जर्नलिस्ट बाई बर्थ। पत्रकार बनाए नहीं जाते, पत्रकार पैदा होते हैं। जिनको समाज से सरोकार होता है, जिनके अंदर संवेदनाएं होती हैं, जिनके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं चीज़ों को समझने की, समाज से जुड़ने की, समाज का मार्गदर्शन करने की, समाज के साथ चलने की, वो पत्रकार बनता है। और निश्चित तौर पर राजनीति भी उसी का एक हिस्सा है। राजनेता भी अगर जिज्ञासु नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, परोपकारी नहीं होगा, मिलनसार नहीं होगा, या अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, ये भाव जब तक नहीं होगा तब तक दोनों ही काम नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं वैचारिक रूप से संघ का स्वयंसेवक रहा और संघ के विचार संस्थान में ही मैंने काम किया। उसके बाद लगा कि सार्वजनिक जीवन में कुछ और काम भी कर सकते हैं, राजनीति में हाथ आजमा सकते हैं, तो मैं राजनीति में काम करने लगा। अच्छा, आपके हिसाब से आदर्श राजनीति कैसी होना चाहिए, किस तरीके की? आप मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग हैं उनका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। कभी अटल जी, कभी इंदिरा जी की राजनीति होती थी, लेकिन आज थोड़ी तंगदिली राजनीति में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। राजनीति में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस प्रकार का व्यक्ति ही चल सकता है। और आज जो संकुचित मानसिकता दिखाई दे रही है, उसके लिए कुछ अच्छे लोगों को निकल के बाहर आना चाहिए। सबसे ऊपर राष्ट्र का हित, उसके बाद दल का हित, और उसके बाद स्वयं का हित। तो सबसे ऊपर देश का, राष्ट्र का हित जो मानता है, उसको राजनीति में लगता है कि आदर्श राजनीति है। पत्रकारिता और राजनीति में क्या अंतर मानते हैं आप? नहीं, अंतर है। पत्रकारिता एक आईना है, और वो एक ऐसा आईना है कि अगर राजनेता कोई गलत करता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता गलत करता है तो वो भी दिखाता है, और कोई अच्छे काम दुनिया में हो रहे हैं तो वो भी दिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज की पत्रकारिता समाज का दर्पण है। पहले कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अब साहित्य उस प्रकार का रहा नहीं। आज की जो पत्रकारिता है वही साहित्य है, और आज पत्रकार ही समाज को बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ से चली थी। तो ये सारा जो मार्गदर्शन का लुब्बे लुभाव है, जो पूरा दारोमदार है, वो पूरा पत्रकारिता पे है। और इसलिए पत्रकारिता तो एक प्रकार से राजनीति की मार्गदर्शक है। राजनेता को किस दिशा में जाना चाहिए,
क्या काम वो करे और क्या नहीं करे। अगर वो किसी गलत दिशा में जाना चाहता है तो पत्रकारिता का उसको इतना भय रहना चाहिए कि मैं गलत करूँगा, तो पत्रकारिता के माध्यम से समाज को पता लगेगा। और लोकतंत्र में जब समाज को ये पता लगता है कि व्यक्ति ठीक नहीं है तो व्यक्ति का प्रतिकार समाज कर देता है, तो निश्चित तौर पर वो फेल हो जाएगा। अच्छा, एक पत्रकार के नाते मध्य प्रदेश सरकार का जो कामकाज है उसे कैसा देखते हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि यद्यपि मैं अब सक्रिय पत्रकारिता में नहीं हूँ, लेकिन एक पत्रकार अपनी नज़र से देखता ही है। और जब वो देखता है तो ये देखता है कि पिछले 15-20 सालों में जिस प्रकार सड़कों की स्थिति सुधरी है। देखो, सार्वजनिक काम प्राथमिकता आप होना चाहिए। सड़क है, पानी है, बिजली है, कानून व्यवस्था है। आप देखेंगे, अपन ग्वालियर चंबल संभाग में रहते हैं। ग्वालियर चंबल में 17-18 लिस्टेड गैंग थे 2003 से पहले, जब उमा जी की सरकार बनी, तो बाबूलाल जी आए, शिवराज जी आए। आज आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में ददुआ गैंग से लेकर रीवा से लेकर चंबल तक कहीं भी कोई भी लिस्टेड गैंग आज नहीं है। नक्सलियों की हालत क्या थी? लखीराम कांवरे मंत्री थे, उनका गला काट लिया नक्सलियों, इतनी दुस्साहस था उनका। आज नक्सली मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, बाहर हो गए हैं पूरी तरह, और थोड़े बहुत हैं तो वो कहीं छुप गए। सिमी का कैसा आतंक था, कुओं से हथियार निकलते थे इसी प्रदेश में। आज सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। और आज कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि कल मैं कहीं बैठा था तो एक रेत का काम करने वाले कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब तो मुश्किल हो गई है, ज़्यादा कुछ करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। तो बेटियों पर गलत नज़र डालने वाले, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले, ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई आज प्रदेश में हो रही है। तो एक कानून का राज, कानून का डर इस प्रदेश में पैदा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर थी, आज 44 लाख हेक्टेयर है। बिजली आज जाती ही नहीं है। किसी समय ये खबर होती थी कि बिजली आई है, अब खबर होती है बिजली गई है। इसका मतलब बड़ा सकारात्मक वातावरण है। अच्छा, पत्रकार और राजनीतिक नजरिए से विपक्ष की भूमिका पर क्या कहना चाहिए? मैं जो सदन की स्थिति देख रहा हूँ इस समय, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, विशेष रूप से हम लोगों का विधानसभा से ज़्यादा पाला पड़ता है, और ध्यान में ये आ रहा है कि विपक्ष के नेता बिना अध्ययन किए केवल शोर शराबा करते हैं, और इस कारण से सदन चलते नहीं है। सदन चलते नहीं है तो लोक हित की तमाम चीज़ें जो निर्णय होना है वो पेंडिंग होते जाते हैं और समय निकल जाता है। तर्क संगत बात करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही पक्षों को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन राजनीति में एक मुश्किल हो गई है, मैं कहूँगा तो थोड़ा कड़वा लगेगा, कि राजनीति में सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, विपक्ष को आलोचना ही करनी है। जो नया ट्रेंड आया राजनीति का, विपक्ष कितना भी अच्छा काम करे, सत्ता पक्ष को उसकी आलोचना ही करनी है। ये ट्रेंड ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये वो देश है जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरसिंह राव जी की सरकार थी, लेकिन नरसिंह राव जी को लगा कि अटल जी ही विदेश में जाके भारत का पक्ष रख सकते हैं संकट के काल में, तो अटल जी को दूत बना के भेजा। विपक्ष के नेता थे। इंदिरा जी जब 71 का चुनाव लड़ रही थी, युद्ध लड़ रही थी बांग्लादेश से, तो पूरे जनसंघ ने, पूरे संघ ने, पूरे देश में कानून व्यवस्था को कैसे संभालना, और सब ने कहा कि हम जो है ताकत से आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री, आप कांग्रेस की नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्यजनक स्थितियां हैं। आज चाइना के बॉर्डर पे हमारी सेना जूझती है और हमारे देश का जिम्मेदार नेता कहता है कि हमारी सेना पिट रही है। हमारे देश के जिम्मेदार नेता कहते हैं कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आपने कितने आतंकवादी मारे, उसकी गिनती बताओ। अरे सेना का काम मच्छर गिनना है क्या? लेकिन दुर्भाग्य, एक समाज विशेष को रिझाने के लिए उनका भी शोषण कर रहे हैं वर्षों से। जिस वोट बैंक के लिए ये उटपटांग बयान देते हैं, वो वोट बैंक भी आज तक गरीब क्यों हैं, इसका जवाब किसको देना चाहिए? कांग्रेस को देना चाहिए। 60-65 साल आपकी सरकार है, देश का मुसलमान आज भी गरीब है, वो पंचर जोड़ रहा है आज भी। कौन दोषी है इसके लिए? वोट आप लेते रहे, आज भी आप बरगला रहे हो, भटका रहे हो। तो कुल मिला के सकारात्मक चीजें देश के हित में जो है, समाज के हित में जो है, उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हाल ही में आपको भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया प्रभारी से प्रदेश मंत्री की नई जिम्मेदारी दी है, इसके पीछे क्या आप पार्टी की गुटबाजी मानते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं का संगठन है। जो नेताओं के संगठन होते हैं वहाँ गुटबाजी होती है। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, कमलनाथ की कांग्रेस, अरुण यादव की कांग्रेस, सोनिया जी की कांग्रेस है, और अन्य लोगों की कांग्रेस। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो एक विचार लेकर चलने वाला दल है,
और भारतीय जनता पार्टी में ये कहा गया है कि हर कार्यकर्ता को काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। इसलिए कार्यकर्ता का समय समय प्रमोशन करना, नए कार्यकर्ताओं को अवसर देना। अगर एक ही मीडिया प्रभारी बना रहेगा जिंदगी भर तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? और जो मीडिया प्रभारी है अन्य किसी भी पद पे, अगर उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, कुंठित हो जाएगा, काम खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सतत विकास कार्यकर्ता का, उसकी पदोन्नति ये क्रम है। तो मेरी तो पदोन्नति हुई भाई, गुटबाजी होती तो मेरे को नीचे भेजा जाता। अच्छा लोकेन जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की ताकत में कितनी वृद्धि हो रही है। आज आइकॉन है पूरे वर्ल्ड के मोदी जी, और वो आइकॉन अगर मध्य प्रदेश जितनी बार आता है उतनी बार हमको लाभ होगा। हमारे कार्यकर्ता को नई ऊर्जा आ रही है, नई स्फूर्ति आ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री भी कहता है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जब वो शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। तो इतनी विनम्रता ओढ़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनका आना तो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा का कारण है। आज अमित शाह जी से हम कहते हैं कि वो तो अमित शाह जी के बारे में लोग कई बार मजाक करते हैं कि अगर पाकिस्तान ज़्यादा चले गए तो कहीं वहाँ की सरकार न पलट जाए, वहाँ लोग भारत के पक्ष में वोट न करने लगे। तो अमित शाह जी जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो नींव रखी, जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए, और आज तक निरंतर वहाँ सरकार हमारी ज़्यादा मतों से जीतती आ रही है। तो अमित शाह जी है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ ताकत देते हैं। जो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सपना देखने का अधिकार तो सबको है। अपने यहाँ तो शेख चिल्ली को भी है, वो भी सपना देख सकता है। जिन्होंने पाप किए 15 महीने तक, गरीबों की सारी योजनाएं बंद की, ये कांग्रेस की एकमात्र सरकार मध्य प्रदेश के इतिहास में हुई कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जिसने लिखकर झूठ बोला इस मध्य प्रदेश से। वचन पत्र नामक एक कोई इन्होंने कागज दिया था जनता को, उसमें लिखा था कि 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो है किसानों को ये करेंगे, गौशालाएं बनवाएंगे, अमुक करेंगे, ये करेंगे। क्या किया इन्होंने? एक किसान आप बताओ पूरे मध्य प्रदेश में जिसके 2 लाख माफ हुए हो? एक गौशाला बताओ आप पूरे मध्य प्रदेश में जो चालू हो गई है? कोई बेरोजगार आप बता दो। और बेरोजगारों के साथ मजाक कर दिया, बोले जानवर चराने जाओ, ढोर चराओ, बैंड बजाना सीखो। ये रोजगार आप दे रहे थे। वंदे मातरम आपने बंद किया मध्य प्रदेश में, संघ कार्यालय की सुरक्षा आपने हटाई मध्य प्रदेश में, मीसाबंदियों की पेंशन आपने बंद की, क्योंकि कमलनाथ जानते थे कि मीसाबंदी अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो बदनामी मेरी है। क्योंकि कमलनाथ ने वो पाप किया, मीसा जिसने लगाया, जिस समूह ने, एक्सप्रेस समूह ने, उसके कर्ता धर्ता थे कमलनाथ। कमलनाथ चाहते थे कि मीसा का कलंक समाप्त हो, लोग भूल जाएं, इसलिए उन्होंने मीसाबंदियों को तंग किया। सीए के खिलाफ भारत के इतिहास में जो संविधान का हिस्सा बन चुका था, उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने रैली निकाली। ये इतने सारे पाप करने वाले लोग, संबल योजना बंद कर दी, आयुष्मान का लाभ नहीं मिलने दिया, 1,43,000 प्रधानमंत्री आवास इन्होंने लौटा दिए, मैचिंग ग्रांट हम नहीं दे सकते। क्यों? इनको तकलीफ थी, गरीब आदमी को घर मिल जाएगा, रसोई मिल जाएगी, समझदार हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा तो हमारे झांसे में कैसे आएगा। ये चाहते हैं कि दबे कुचले लोग दबे कुचले ही रहें। तो ऐसा पाप करने वाले अब सपना देखते रहें। सपना देखने का उनको अधिकार है। सरकार तब बनेगी जब विधायक जीतेंगे, और विधायक जीतने वाले हैं नहीं। मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहना योजना है और एक सीएम राइज स्कूल की योजना है, वो कांग्रेस अपना बताती है कि ये हमारी योजना है, इसे बीजेपी ने अलग तरीके से अपने उसमें लिया। देखो, कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदार दल है। बड़ा दुर्भाग्य आज कांग्रेस का है कि कांग्रेस मानसिक विकलांगता से गुजर रही है। जिस कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया इस देश में, जिस कांग्रेस में महान नेता हुए, बहुत महान नेता हुए, जिस देश के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे, समाज में मूल्यों की स्थापना करते थे, वो कांग्रेस आज एक मानसिक रूप से कमजोर आदमी के हाथ में है। और उसी प्रकार की हरकतें नीचे के नेता भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कितना भी अच्छा काम करो, लाडली बहना योजना में 1,000 रुपया महीना 2 बार आ चुका है, तीसरी बार 10 तारीख को आने वाला है। झूठ तो नहीं बोला ना आपने? तो कुछ फॉर्म भरवाए और उसमें भी फर्जीवाड़ा किया और आज तक कुछ पता नहीं है। आपके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है तो लोगों ने कहा भाई हमको नहीं चाहिए आपसे। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 12,500, 15,000, 17,500, 2,000, 2,250, 2,500, 2,750, 3,000, 3,000 तक देंगे। उस माँ से, उस बेटी से पूछो जो गांव में रहती है, जिसके लिए 1,000 रुपए की कीमत क्या है।
पूरी तरह अवलंबित है परिवार पे, छोटे मोटे खर्चे अपने नहीं चला सकती, एक आत्मविश्वास का जागरण किया है। तो जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भैया वो तो योजना चालू हो गई, उसमें मजाक क्या उड़ा रहे हो? वो तो संत रविदास जी की जो यात्रा निकल रही है उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज लड़ता रहे, समरसता नहीं आए, समाज में अलगाव रहे। ये कांग्रेस की कोशिश है और हमारी कोशिश है कि सबको एक ही खून निकलता है, सिरिंज से निकालोगे तो ये पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, ये। इसलिए कोई जाति भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर है, सब समान है। यही तो रविदास जी का संदेश है। लेकिन कांग्रेस को उसमें भी तकलीफ है। समाज इकट्ठा हो गया, समझदार हो गया तो कांग्रेस को संकट होने वाला है। अच्छा, पार्टी का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। क्या आपको लगता है कि ये वोट बैंक भाजपा के हाथ से खिसक रहा है? मैं एक शब्द पर हमेशा मेरी आपत्ति रही है कि कोई वोट बैंक होता है। ये कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ शब्द है। हम ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन सभी समाजों के उत्थान पे है जो सम्मान की दृष्टि से और संसाधन की दृष्टि से लगातार पिछड़ते रहे। आज आदिवासी अंचल में आप जाओ, हालत क्या है? आज भी कई जगह छत नहीं है, स्कूल नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। ये सारे काम अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आदिवासी अपने जंगल में रह के ही अपने अधिकारों से वंचित था। आज पैसा एक्ट लागू हो गया, उससे भी कांग्रेस को तकलीफ है। आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन को लेकर जो योजना आ रही है उसको भी इनको तकलीफ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नहीं किया, इनको इसका श्रेय नहीं जा रहा। उदाहरण यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में बिठाई जाती हैं। राष्ट्रपति का पद किसी जाति से बंधा नहीं है, लेकिन एक आदिवासी महिला को जो सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो कांग्रेस को किसने रोका था? वो एपीजे अब्दुल कलाम को। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे विचार करती तो क्यों बनाती? वो तो मुसलमान थे। लेकिन हमारे लिए इंसान इंसान होता है, मुसलमान नहीं होता, हिंदू नहीं होता, ईसाई नहीं होता। इसीलिए आदिवासियों को भी ये बात समझ में आई है कि केवल भारतीय जनता पार्टी उद्धार कर सकती है। और इसी कारण द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में, राष्ट्रपति जी के चुनाव में 19 विधायक कांग्रेस के, वो सारे के सारे आदिवासी, सब ने क्रॉस वोटिंग की, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। निकाय के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अंचलों में जीती है। इसलिए घबराहट फैली है और इसीलिए ऊटपटांग बातें कांग्रेस कर रही है। पारस सर जी, आपको लेकर चर्चा है कि आप भितरवार से इस बार चुनावी मैदान में आने वाले हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने एक कार्यकर्ता के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते जितना सीखा है उतना मुझे पता है कि आपको जो काम दिया गया उसे मस्ती से करो, ईमानदारी से करो, परिश्रम से करो। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, मानसिक रूप से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि नहीं, आपको नहीं लड़ना है, अमुक व्यक्ति को लड़ना है, उसके लिए परिश्रम करना है, उसके लिए जी तोड़ परिश्रम करेंगे। कार्यकर्ता के नाते मेरा ये विषय ही नहीं है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये पार्टी को तय करना है, लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। पार्टी जो तो तय करेगी उसका निर्णय ठीक होगा। भितरवार से विषय इसलिए आता है कि भितरवार में मेरा घर है, मेरा गांव है, मैं वहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, इसलिए ये नाम आता है और बड़ा स्वाभाविक है। राजनीति में आए हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा सबकी रहती है। मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, कितना काम बीजेपी के शासनकाल में विकासकार हुआ है और यहाँ तक ग्वालियर चंबल संभाग भी है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। ग्वालियर चंबल संभाग दिग्विजय सिंह के कर्मों के कारण हमेशा पिछड़ा रहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी माधवराव जी सिंधिया को नीचा दिखाने के चक्कर में लगातार ग्वालियर को उपेक्षित करते रहे। सारे शहरों का विकास होता रहा, अंचल का होता रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल तक, उससे पहले अर्जुन सिंह जी ने लगातार, केवल सिंधिया परिवार का यहाँ वर्चस्व था, इसलिए सिंधिया परिवार को कैसे अपमानित करना है, कैसे पिछड़े क्षेत्र का व्यक्ति बताना है, इसके लिए कोई काम नहीं होने दिया। लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में ग्वालियर में जो काम हुए उसके मैं आंकड़े लेकर आया हूँ आपके सामने। आंकड़े मेरे पास। ग्वालियर में नया एयरपोर्ट का टर्मिनल बन रहा है 500 करोड़ की लागत से। आप देख के आना महाराजपुरा में क्या जोरदार काम हो रहा है वहाँ पर। एलिवेटेड रोड बन रही है 1500 करोड़ की। 1000 बिस्तर का अस्पताल शुरू हो गया ग्वालियर में, नया अस्पताल। पुरानी बिल्डिंग में बरसों से लोग परेशान हो रहे थे। नया क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है 120 करोड़ का, लगभग तैयार होने की स्थिति में। बस अड्डा बन रहा है 62 करोड़ का। 535 करोड़ से रेलवे स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसका ये किया है, होने वाला है। और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहा है।
अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है 6,000 करोड़ की लागत से। तो ऐसे एक नहीं कई काम हो रहे हैं ग्वालियर में। ग्वालियर का नक्शा बदलने वाला है कुछ दिनों में। बहुत तेजी से काम ग्वालियर के विकास पर, ग्वालियर के नगर भी और ग्वालियर के गांव में भी 10,000 करोड़ की सड़कें हैं। अकेले नरेंद्र सिंह जी के सांसद रहते बनी ग्वालियर में। ये कोई मामूली बात नहीं। आज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके प्रयासों से भी काम हो रहे हैं। एलिवेटेड रोड में उन्होंने जो रुचि दिखाई है, हवाई अड्डे में जो रुचि दिखाई है, वो सबके सामने। अच्छा, आज के जो युवा हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे पत्रकार साथी युवा हैं जो राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं? देखो, आदमी को अलमस्त रहना चाहिए और हमेशा अपने एस्टिमेट ठीक करना चाहिए। अंडर एस्टिमेशन भी ठीक नहीं होता और ओवर भी ठीक नहीं होता। पत्रकारिता का पहला पायदान, दूसरा पायदान अगर आप पार कर चुके हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरी इच्छाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन कोई भी काम अधकचरा छोड़कर आधी छोड़ पूरी को धावे, वो आधी मिले न पूरी पावे, वो स्थिति कभी नहीं बनना चाहिए। एक पत्रकार के नाते एक समग्र अध्ययन, जिसकी कमी, सॉरी टू से, मैं आज की जो पत्रकारिता की जनरेशन है, जो हमारे बाद के बच्चे आए हैं, उसके बाद पढ़ने की बड़ी समस्या, पढ़ते नहीं। किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को, उसका अध्ययन ही नहीं करते, पहुंच जाते हैं बस सवाल पूछने। सब नहीं करते, लेकिन अधिकांश लोगों की स्थिति ये है कि अपने विषय को नहीं पढ़ते, जो बीट होती है उनके पास पढ़ते नहीं है। किसी क्राइम के रिपोर्टर से ये पूछो कि कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं देश में, तो हो सकता है कि वो शक पका जाए कि मैं क्या जवाब दूं। तो मुझे लगता है कि अपने विषय का विस्तृत अध्ययन करना, अपने विषय पर पहले पकड़ करना। अगर आपने पत्रकारिता में अच्छी पकड़ की है तो दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आप सफल नहीं हो सकते। राजनीति तो क्या चीज़ है, क्योंकि पत्रकार ही एक प्रजाति ऐसी है जिसको गहरे समंदर में डुबकी लगाने का रोज़ मौका मिलता है। तो उसके अंदर कितना कौशल है, कैसा तैराक है, कैसा अंदर तक जा सकता है, क्या क्या खोज के ला सकता है। तो एक समग्रता लाने के लिए जीवन में इससे बढ़िया पेशा, इससे बढ़िया काम कोई है नहीं। पारा सर जी, मेरा आखिरी सवाल है, आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे और अब भाजपा नेता भी हैं और कई जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं। एक आदर्श ग्वालियर की किस तरीके की आप कल्पना करते हैं? आपके हिसाब से किस तरीके का एक आदर्श ग्वालियर होना चाहिए? ग्वालियर में, देखो, ग्वालियर में आदर्श चीज़ों की तो कोई कमी है नहीं। हमारे जो आदर्शों की स्थापना करने वाले यहाँ इस प्रकार के कई लोग यहाँ हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पैदा हुए, राजमाता सिंधिया जी यहाँ पैदा हुई, सरोद वादक अमजद अली यहाँ से हैं, तानसेन की ये भूमि है, राजा मानसिंह ने यहाँ पर अपने प्रतिमान स्थापित किए। मतलब कुल मिला के हमें प्रेरणाओं की यहाँ कोई कमी नहीं है। ग्वालियर वो शहर है जिसमें सबसे पहले बिजली आई मध्य भारत में, सबसे पहले। ग्वालियर वो शहर है जिसने सीवेज सिस्टम पहली बार देखा, मतलब पूरे मध्य भारत सबसे पहले देखा। इसलिए ग्वालियर में विकास की तड़प तो है, संस्कारों की यहाँ कोई कमी नहीं है। ग्वालियर में कोई हल्के लोग नहीं है, जुबान वाले लोग हैं। लेकिन ग्वालियर की थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस, ग्वालियर में थोड़ा सा एजुकेशन को लेके जो मतलब थोड़ी सी लापरवाही जो दिखाई देती है समाज के भीतर। आज हम इंदौर में जाते हैं, कभी पुणे जाते हैं या अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो आज की जनरेशन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन हमारे यहाँ का एक स्वभाव है, कई बार लोग कहते भी है चंबल का पानी है, चंबल की माटी है। तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सा, उस कैनवास से थोड़ा बाहर आके यहाँ के यूथ को सोचना चाहिए। कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम अपना नाम कमा सकते हैं, ग्वालियर का नाम रोशन कर सकते हैं। ग्वालियर शानदार लोगों का शहर है, मिलनसार लोगों का शहर है, अपने लोगों का शहर है। लेकिन ग्वालियर का सिस्टम थोड़ा और ठीक हो जाए तो मुझे लगता है ग्वालियर बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आचरण को धन्यवाद और आपको भी। तो ये थे भाजपा नेता लोकेंद्र पारा सर, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। आप इनसे कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।